हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। कोर्स 506 ब्लॉक 3 यूनिट 8 आज हमारी स्टार्ट होगी। कल हमारी यूनिट 7 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यूनिट 8, 9, 10 ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा ब्लॉक 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यूनिट 8 क्या है? कंसेप्ट ऑफ CWSN। अब ये CWSN है क्या? CWSN एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है। नीड का मतलब होती है आवश्यकता। मैंने आपको कल भी बताया था कि आवश्यकता देखिए सबको होती है। हमें भी आवश्यकता है। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? कि हमारी जॉब लग जाए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको ना स्पेशल, कुछ ज़्यादा स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ स्पेशल नहीं कहती, कुछ स्पेशल है, कुछ बढ़िया है ना, तो वही स्पेशल उसकी आवश्यकता होती है कुछ चिल्ड्रन को। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बच्चे होते क्या हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कितने टाइप्स आते हैं, एज अ टीचर हमारा क्या रोल्स होगा, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनका हम असेसमेंट कैसे करेंगे, उनको कोप अप करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे इस यूनिट में। ठीक है, ये यूनिट 2-3 वीडियो में शायद जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है टीचर विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हुम वरीड पेरेंट अप्रोच। अच्छा, ये ना 2018 में आया था, तो इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये 2018 में जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या था कि एक टीचर एक पहला पर्सन है, मतलब वो पहला शख्स है। शख्स नहीं, हाँ शख्स ही कहते हैं ना, नहीं क्या कहते हैं, जो भी समझ लो। पहला शख्स, हाँ शख्स, ठीक है, पहला वो पर्सन है जो कि जिसको ना, जो वरीड पेरेंट मतलब जो चिंतित माता पिता होते हैं, उनसे जाके क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, उनसे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे देख लीजिए कि अगर आप टीचर बन गए हो, ठीक है, PTM ली है आपने, अब क्या हुआ, बच्चे को ना लिखने में या पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, उनकी पेरेंट ने ये देखा कि भैया हमारे बच्चे को ये दिक्कत है, ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो रही है, मतलब कुछ भी नॉर्मल बच्चों से थोड़ा हटके हो रहा है उनका बच्चा, तो वो ना परेशान हो जाएंगे, वरी हो जाएंगे। अब वो सबसे पहले किससे बात करेंगे? टीचर से। ठीक है, सबसे पहले किससे बात करेंगे? टीचर से। अब देखिए CWSN है क्या? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है क्या? ऐसा कोई भी बच्चा जिसको फिजिकल यानी शारीरिक, इमोशनल यानी भावात्मक, कॉग्निशन यानी कि संज्ञानात्मक, डिस्ट्रेस हो, कोई भी ऐसी दिक्कत हो, वो सब किस में आएंगे? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में। ठीक है, एक हमने पढ़ा था CWD, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, उसमें हमने रिस्क चिल्ड्रन भी पढ़े थे कि कौन कौन से बच्चे रिस्क पे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इन टर्म्स को ना थोड़ा अलग करके रखिएगा। देखिए, कुछ उधर के बच्चे इसमें आ जाएंगे, इधर के बच्चे उसमें चले जाएंगे, तो आप हौच पौच मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर स्पेशल नीड का लिखा है तो ऐसे बच्चे जिनको ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, ताकि हम उनकी ज़्यादा केयर कर सके, हम उन्हें लोगों से थोड़ा हटके पढ़ा सके। ठीक है, तो वो सब है ऐसे बच्चे जिनमें फिजिकल, शारीरिक, इमोशनल, भावात्मक, कॉग्निशन यानी कि आप ऐसे समझ लो संज्ञान। जहां भी आपको वर्ड कॉग्निटिव दिखे, इसका मतलब होता है संज्ञान, मतलब हमारे दिमाग। इमोशन यानी हमारा दिल, है ना, हम दिल से कहते हैं ना इमोशनल मत बनो। ठीक है, फिजिकल बोले तो जो हमारा शारीरिक बनावट है, उसमें जो किसी भी टाइप की दिक्कत होगी, डिस्ट्रेस होगा, वो बच्चा CWSN में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें स्पेशल नीड क्या होती है। अच्छा, एक आपने बताया, आपने ये सोचा भी होगा कि नीड होती क्या है भाई, आवश्यकता है ही क्या? भाई आवश्यकता तो सबसे बड़ी चीज़ है, आजकल हर चीज़ की आवश्यकता होती है। अगर हमारे अंदर नीड नहीं होगी, डिज़ायर नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारा जीवन तो खत्म है, खत्म, बिल्कुल खलास। कैसे? क्योंकि और पता है क्या है, ये नीड और डिज़ायर कभी ख़त्म ही नहीं होती। अभी हमें नीड है कि हमें जॉब लग जाए, तो आपको क्या लगता है आपकी नीड ख़त्म हो जाएगी? नहीं, नीड क्या होगी, फिर आपको क्या होगा, आप और ज़्यादा पैसे कमाने लगो। ठीक है, फिर आपकी नीड होगी कि भैया कब तक स्कूटी पे चलेंगे, गाड़ी खरीदते हैं। फिर आपकी आवश्यकता होगी, घर बनवाते हैं बढ़िया सा, है ना, मतलब 3 BHK या पेंट हाउस टाइप बनाते हैं। फिर आगे की अभी आवश्यकता क्या होगी कि अब शादी कर लेते हैं। फिर आवश्यकता क्या होगी कि बच्चे करेंगे, अच्छे एजुकेशन देंगे उनको, क्या। तो इंसान की जो नीड होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब आप एक समझो कि नीड एक है, तो ये 4 लेटर का वर्ड, लेकिन भाई साहब ये 4 लेटर ना, ये वही 4 लोग हैं जो वो बताते रहते हैं ना कि जिनको 4 लोग दिखते हैं, जो कभी दिखते नहीं है। ऐसी नीड कभी भी ख़त्म नहीं होती। नीड एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की लाइफ में भरी पड़ी रहती है। आज इसकी नीड, कल उसकी नीड, परसों इसकी नीड। क्या करे इंसान, बस नीड ही पूरा करता रहता है। ठीक है, मोह माया यही सब है, नीड है ना, हम लोग को मोह माया होती है ना चीज़ों से,
फ़ोन ले लिया, अरे कुछ टाइम और रुक जाते, अच्छा फ़ोन ले लेते, टीवी ले लिए, है ना, और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक, सब क्या है, नीड ही तो है। ये नीड की तो सारा खेल नीड का है बाबू भाई। चलिए, तो ऐसे स्पेशल नीड क्या होती है? स्पेशल नीड इज़ अ टर्म, एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है विद मैनी डेफिनेशन, जिसमें आप बहुत सारी डेफिनेशन लगा सकते हो। देखो ना, अभी 1 मिनट से ज़्यादा नीड पे मैंने ही बोल दिया। रेंजिंग फ्रॉम मिड लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी माइल्ड, यानी एक होती है ना लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी पढ़ने में बच्चों को दिक्कत हो रही है लेकिन माइल्ड तरीके से, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, माइल्ड है, टू सीवियर कॉग्निशन डिसेबिलिटी। माइल्ड से लेकर सीवियर मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल वाली कॉग्निशन डिसेबिलिटी, या फिर डेवलपमेंटल डिले हो जाएगा, या फिर किसी तरीके से बच्चा क्या हो जाएगा, उसका जो विकास हो रहा है ना वो थोड़ा ना रुक जाएगा, ठीक है, मतलब वो मतलब उसके अंदर कुछ डिसेबिलिटी आएगी कि वो नॉर्मल की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, वो सारे स्पेशल नीड में आ जाएंगे और उनको हमें स्पेशल तरीके से कैटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे इसके बाद में। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिसेबिलिटी होती क्या है, WHO ने उसकी डेफिनेशन क्या दी है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, उनको हमें कैसे, उनके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स है, एज अ टीचर आप क्या करोगे आपकी क्लास में अगर ऐसे बच्चे हुए, ठीक है। तो ये सब हम अभी पढ़ेंगे, ओके। तो फिर से फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ, कंसेप्ट ऑफ CWSN। अगर दिक्कत हो रही है तो मैं लिख दे रही हूँ, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। टीचर एक पहला पर्सन होगा जिससे वरी पेरेंट क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, उनसे बात करेंगे। CWSN, ऐसा कोई भी बच्चा जिसको फिजिकल, शारीरिक, इमोशनल, भावात्मक, कॉग्निटिव, संज्ञान से डिस्ट्रेस हो, मतलब डिफिकल्टी हो रही हो। स्पेशल नीड क्या है, वो टर्म जिसकी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है। स्टार्ट क्या करेगा, माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी से सीवियर कॉग्निशन डिसेबिलिटी तक, ठीक है। मतलब कोई भी चीज माइल्ड, जैसे आपने देखा होगा ना कि हार्ट अटैक ही समझ लो, है ना, वो कहते हैं माइनर हार्ट अटैक आया है, कभी कह देते हैं कि भैया सीवियर हार्ट अटैक आया है। तो माइल्ड क्या होता है, मतलब हल्का, जैसे कि आपको माइल्ड फीवर हो जाता है ना, माइल्ड फीवर मतलब जैसे कि ऐसे समझ लो कि 100, 101, 102 डिग्री बुखार हो जाएगा, माइल्ड, है ना। सीवियर क्या हो गया, 104 के पार हो गया, ठीक है। तो क्या है, मतलब देख लो ना, बुखार बुखार बुखार, यही सब वही, ऐसे से ही समझो, मतलब इन्हीं तरीकों से लगा के समझो कि माइल्ड से लेकर सीवियर तक जो भी डिसेबिलिटी होगी, ठीक है। डेवलपमेंटल डिले होगा बच्चे का, बच्चे अब सही तरीके से कोप अप नहीं कर पाएंगे, उन सारे बच्चों को स्पेशल नीड की आवश्यकता है, स्पेशल केयर की आवश्यकता है। हम अपने लव वंस को या अपने फ्रेंड्स को स्पेशल प्रिविलेज देते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में हमने बहुत किया था, जब बर्थडे होता था तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके पूरे स्कूल में जाते थे और टॉफ़ी बंटवाते थे, तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो वही स्पेशल आप सबको, आप पूरे क्लास को लेके क्यों नहीं टॉफ़ी बंटवाने जाते हो, क्या सबको ज़रूरत है टॉफ़ी की, मतलब सब लोग जाएंगे कि आपके साथ पूरा क्लास जाएगा बंटवाने, नहीं, वो स्पेशल नीड, क्योंकि वो बंदा स्पेशल, ऐसे यहाँ पे वो बंदा स्पेशल है जिसको माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी से लेकर सीवियर कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, ठीक है। आ भी गई हो समझ में, आगे चलते हैं, आगे आते हैं। आगे है डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी। अच्छा, डिसेबिलिटी बोले तो मतलब डिसेबिलिटी की क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या बोला कि द टर्म डिसेबिलिटी, ये जो डिसेबिलिटी टर्म है इसको आपको चेंज कर देना चाहिए, किस में, डिफ़िकल्टीज़ में, मतलब जो शारीरिक अक्षमता होती है उसको आपको क्या, डिफ़िकल्टीज़ में चेंज कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि लोगों को डिफ़िकल्टी होती है देखने में, सही बात है, सुनने में, सही बात है, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण करने में, मूव करने में, लर्न करने में, तो इसलिए क्या है, आपको जो डिसेबिलिटी टर्म है इसको डिफ़िकल्टी में चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आगे उन्होंने बताया कि इम्पेयरमेंट, देखिए पिछली बार भी टर्म मैंने आपको बताया था, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, क्या होता है ये इम्पेयरमेंट, ये समझते हैं। इम्पेयरमेंट ऐसा स्ट्रक्चरल लॉस है, मतलब कोई भी ऐसा, जैसे बॉडी का ना एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें से कोई भी एक चीज़ आपकी काम करनी बंद कर जाए, ठीक है, काम ना करे, ठीक है। डिसेबिलिटी इन फंक्शनल इनएबिलिटी, मतलब आप सही तरीके से क्या करो, आप फंक्शन नहीं कर पाओ, आपका शरीर जो प्रॉपर एक नॉर्मल का काम करता है वैसा ना कर पाए, ठीक है। कोई भी एक अंग काम करना बंद कर दे, मान लीजिए हियरिंग इम्पेयरमेंट है
तो उसमें क्या होगा, बंदे को कम सुनाई देगा, या तो फिर आपको उसके वो हियरिंग मशीन लगाओ, ठीक है। अगर उसको विजुअल इम्पेयरमेंट है तो बंदा देख नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम ब्रेल का यूज़ करेंगे, है ना, टेक्टाइल TLM का यूज़ करेंगे। तो ऐसा ही है, इसमें क्या है, आपका स्ट्रक्चरल, मैंने बताया था कि बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी एक चीज़ लॉस हो जाती है जिससे क्या होता है, आपका बॉडी का फंक्शन करने में आपको दिक्कत होती है, मतलब जो प्रॉपर फंक्शन करते हैं उसमें दिक्कत होती है। और हैंडीकैप क्या है, ये एक सोशल डिसएडवांटेज है जो कि एक पर्सन क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। आपने देखा होगा हैंडीकैप वालों के लिए एक स्पेशल चेयर आती है ना, तो वो उसको ऐसे, मतलब एक तो व्हील चेयर होती है, उसको घुमाते रहते हैं। अब तो क्या होता है, अब तो रिमोट वाली आती है, मतलब वहीं पे लेवल बना होता है, ऐसे करके आप घुमा के चलाते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऐसा पर्सन, वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। तो ये डेफिनेशन थी डिसेबिलिटी की। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि डिसेबिलिटी कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी क्या होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है, उसके भी सब टाइप हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ये पहली टाइप की डिसेबिलिटी है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कॉग्निटिव बोले तो संज्ञान, जो डिसेबिलिटी, जो भी असक्षमता हमारी किससे डिपेंड करती है, हमारे संज्ञान से डिपेंड करती है, यानी हमारे दिमाग से, उसको क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ऐसे में क्या होगा, देखिए पहले इसको कहते क्या है, यहाँ पे बच्चे मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, मतलब उनका मतलब दिमागी रूप से उनको बहुत ज़्यादा, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, ठीक है। स्लो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो उनकी बुद्धि का विकास हो रहा है ना, वो बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। कैटेगरी हो सकती है उनकी माइल्ड से सीवियर तक, ठीक है। हो सकता है कि कुछ का बहुत हल्के हो सकता है कुछ का कि ठीक है माइल्ड है, मतलब इसको ट्रेन किया जा सकता है, ठीक है। और ये ना हमें अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में पता चल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब पता चल जाएगा कि बच्चा में कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, जब बच्चा शुरू में, मतलब जब उसकी अर्ली स्टेज होगी ना, आप ऐसा समझ लो स्टार्टिंग में ही आपको 2 साल के बाद पता चल जाएगा कि बच्चे में क्या हो रही है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो रही है। देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी तो हम देख के बता सकते हैं, क्योंकि वो जब वो चल रहा होगा, यानी क्रॉलिंग या ये स्टैंडिंग या ये सब कर रहा होगा, तब उसे दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। लेकिन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी तो हम तभी देखेंगे ना जब बच्चा थोड़ा संज्ञान से रिलेटेड अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये हमें अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में पता चल जाएगी, ठीक है। मीनिंग क्या है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का, इसमें जो IQ होता है ना, जो हमारा IQ होता है वो एवरेज से कम होता है। अच्छा अब ये IQ क्या है, देखो IQ वाला भी वो बिने और साइमन वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे एक यूनिट में है IQ का, इंटेलिजेंट कोशेंट करके कहते हैं, उन्होंने IQ का फॉर्मूला दिया था, मेंटल एज, क्रॉनिकल एज, तो ये सब हम पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो जो एवरेज का IQ है उससे कम होता है। अच्छा एवरेज का होता है 90 से 120, ठीक है, याद रखिएगा एवरेज का IQ होता है 90 से 120, लेकिन ये टर्मन की टेबल के अनुसार है, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ ये टर्मन की टेबल के अनुसार है। आपको जब आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे ना, तो उसमें ना हर एक जो भी साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपने हिसाब से एक टेबल दी है। ये जो टेबल का मैं बता रही हूँ ये टर्मन की टेबल के अनुसार है। और नीचे दूसरे इनका कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का IQ दे रखा है, ये PDF जो NIOS का ऑथेंटिकेट सोर्स है उससे बताया है मैंने। अच्छा इन्होंने क्या है, एक टेबल दे रखी है कि सीवियरिटी लेवल, मतलब बच्चा कितना सीवियर है और उनका IQ कितना होना चाहिए, मतलब हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अगर बच्चा माइल्ड मेंटली रिटार्डेड है, अगर बच्चा माइल्ड मेंटली रिटार्डेड है तो उसका IQ 50 से 75 के बीच होना चाहिए, ठीक है, 50 से 75 के बीच होना चाहिए। अगर बच्चा मॉडरेट है, मतलब एक तो होता है माइल्ड, माइल्ड क्या होता है कि थोड़ा बहुत है ट्रेन करके आप सही कर सकते हो, इवन तो मॉडरेट को भी आप ट्रेन करके सही कर सकते हो। ये लोग ना, ये दोनों आपको ट्रेनेबल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रेनेबल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मॉडरेट का मतलब ठीक है बीच का है, ओके, बीच का है, ना ज़्यादा सीवियर है और ना ही आप इसे माइल्ड की कैटेगरी में रख सकते हो। तो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड कितने हैं, 35 से 49, ठीक है, देखिए 35 से 49, ठीक है। आगे देखते हैं सीवियर। सीवियर कितना है, सीवियर होते हैं भाई जो 20 से 34 के बीच होते हैं। सीवियर कितना है, 20 से 34। और प्रोफाउंड बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल है उनका ना, 20 से भी कम होता है। भाई ऐसों को तो ज़रूरत पड़ती है कि कोई उनकी देखभाल करे, है ना, ये लोग खुद के काम भी खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे लोग जो नीचे रख देती हूँ उसे, प्रोफाउंड की कैटेगरी में आएगा बिलो 20, सीवियर की कैटेगरी में आएगा 20 से 34, मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा 35 से 49,
और माइल्ड की कैटेगरी में आएगा 50 से 75। कैसे याद रखेंगे, 20 तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। इसमें भी 14 का डिफरेंस है, इसमें भी 14 का डिफरेंस है और ऊपर 25 का डिफरेंस है, ठीक है। देखिए 50 से 75 याद रख सकते हैं, ठीक है। 50 में 25 जोड़ा 75। अब ये देखिए यहाँ पे 14 का डिफरेंस है। वैसे भी 7 की टेबल के अनुसार आप अगर मैंने तो 7 से याद किया था, 7 5 35, 6 हटा लो, 7 7 जा 49, तो 35 और 49 एक हो गया। अब यहाँ 35 है तो यहाँ 34 होना चाहिए और यहाँ पे हो गया 20, क्योंकि 20 तो हमें याद ही है, ठीक है। तो ऐसे मैंने याद किया था। अच्छा, इसको मैंने याद किया था MMSP, ठीक है, मतलब मेरा मामा SP, ठीक है। ऐसे करके मैंने याद किया था, मेरा मामा SP। कितनी अच्छी बात है, मेरा मामा SP, ठीक है। मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं ना, है ना, तो वही मेरा मामा SP, तो MMSP, ठीक है। और ये हो गया 50 से 75, 35 से 49, 25, 20 से 35 और बिलो 20, ठीक है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा मामा SP से याद कर लीजिएगा जैसे मैंने याद की है, ठीक है। ट्रिक मेरी थोड़ी पेचीदा होती है बट हाँ काम कर जाती हैं, ठीक है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि इनके कॉजेज कैसे होते हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती कैसे है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस पे इफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट कॉग्निटिव ही नहीं, सारी डिसेबिलिटी के हम मीनिंग, कॉजेज, फैक्टर अफेक्टिंग ये सब पढ़ेंगे। ओके, अब हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की हमने मीनिंग पढ़ ली थी, कॉजेज पढ़ेंगे और फैक्टर जो इन्फ्लुएंस्ड होंगे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से वो पढ़ेंगे। तो पहले इसके कॉजेज देख लेते हैं। देखिए कोई भी कैसा भी इन्फेक्शन हो जाए या कोई डिसीज़ हो जाए, जैसे कि रुबेला, आपने देखा होगा ना, रुबेला का टीका भी लग रहा था अभी कुछ टाइम पहले, है ना। 5 वो थे डिसीज़ को भगाने का एक टीका था, रुबेला कह रहे थे उसे। तो ये क्या है, रुबेला, ठीक है। सेकंड है, कोई भी बच्चे को या तो ट्रॉमा हो जाए, है ना, कोई मानसिक घात हो जाए या कोई फिजिकल एजेंट से उसको हो जाए, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाए बच्चे का, ठीक है, बिफोर बर्थ या प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब आफ्टर बर्थ कुछ भी हो जाए, तो ये सब क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी इसका एक कारण हो सकता है, ठीक है। ट्रॉमा हो जाए बच्चे को, है ना, कोई मानसिक घात होता है ना, मतलब कोई सीवियर कंडीशन हो जाए, ठीक है, किसी का लॉस हो जाए जो उसके दिमाग में बैठ जाए, है ना। फिर है मेटाबॉलिज्म या न्यूट्रिशन। अब क्या, अगर बच्चे को अच्छी तरीके से आप खाना पीना नहीं दोगे, उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, तो इससे भी क्या हो जाएगा, बच्चे के कॉग्निशन पे इफेक्ट पड़ेगा। एक डिसीज है जिसको कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा ना बहुत मतलब सूखड़ा सा, बिल्कुल पतला सा ऐसा सा हो जाता है, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता। तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन भी एक इसके क्या हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं। फिर है ग्रॉस ब्रेन डिसीज। ब्रेन में कोई डिसीज हो जाए, जैसे कि ट्यूमर बन जाए या कुछ भी हो जाए, तो ये क्या होता है, ग्रॉस ब्रेन डिसीज। मतलब न्यूरॉन्स और ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिसीज होगी उससे बच्चे के कॉग्निशन पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम किस कैटेगरी में आएगा। डाउन सिंड्रोम हमेशा किस में आएगा, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में। अच्छा, आपने देखा होगा कि क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में हम देखते हैं ना, हमारे क्रोमोसोम होते हैं XX या XY। अगर XX होंगे तो गर्ल होगा, XY होंगे तो बॉय होगा। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, 2 हमारे ऑटोसोम्स, मतलब 22 हमारे 22 पेयर्स हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो एक पेयर बचता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। कौन सी बीमारी में आएगा ये, किसको इफेक्ट करेगा, बच्चे के कॉग्निशन को इफेक्ट करेगा, बच्चे के संज्ञानात्मक को विकास करेगा। फिर है साइकेट्रिक डिसऑर्डर। कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जैसे बच्चे में क्या हो, इसकी ना अभी तक लिखा हुआ है इसमें कि अभी तक डिसीज़ के बारे में पता नहीं लगाया गया है, टिल नाउ इट्स नॉट रिकवर्ड, तो इसको भी हम इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। देखिए जो भी हमारी मानसिक चीज़ें, जो भी चीज़ हमारी मानसिक चीज़ों को आघात पहुंचाएगी वो सब इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो कॉग्निशन इम्पेयरमेंट, जो हमारा कॉग्निशन इम्पेयरमेंट है यानी संज्ञानात्मक जो डिसेबिलिटी है उससे इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आप कैसे पहचानोगे, तो ऐसे बच्चे को ना मेमोरी प्रॉब्लम होगी, उसे चीज़ें याद नहीं रहेंगी जल्दी, ठीक है, मेमोरी प्रॉब्लम होगी, अवेयरनेस नहीं होगी उस बच्चे को, वो ना कहीं खोया हुआ रहेगा। जैसे आपने वो देखा होगा ना, वो ईशान अवस्थी, वो टीचर उचर पढ़ा रहे होते हैं, वो बाहर गटर में झाँकता है, ठीक है, तो अवेयरनेस प्रॉब्लम होगी। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम होगी उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक उसी में ही देखिए उसको ना एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया था, एक क्वेश्चन दिया था, तो वो क्या कहता है, ईशान अवस्थी अपने स्पेस क्राफ्ट में है, कौन किससे बड़ा है, और ये वो मैथमेटिक उसमें पता नहीं क्या लॉजिक लगाता है। तो क्या है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी आप प्रॉब्लम दे रहे हो उसको सॉल्व करने में, ठीक है,
उसको लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो रही है, मतलब वो अपने बात को सही से बता नहीं पा रहा है। देखो लैंग्वेज डिसेबिलिटी में ना हर टाइप की आ जाती है, रिटन भी आ जाती है, स्पोकन भी आ जाती है, ठीक है, मतलब उसका कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ये थे हमारे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको अभी यहीं रखते हैं, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर 9, 10 और हमारा ब्लॉक 3 भी कंप्लीट। ब्लॉक 4 में बहुत ही कम यूनिट है, 3 यूनिट है, 11, 12, 13 खत्म। फिर हम स्टार्ट करेंगे 501, ओके, फिर हम सीरियल से चलेंगे, ठीक है। चलिए बाय।